फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं धर्मचंद शुक्ला टारगेट टाइम्स पर आपका स्वागत करता हूं। मेरे इसके पहले जियोग्राफी में वीडियो लेक्चर यूट्यूब टारगेट टाइम्स पर डिस्क्रिप्शन पर आप देख सकते हैं। आज का विषय भूगोल में वायुमंडल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। वायुमंडल क्या है, वायुमंडल में कितनी परतें पाई जाती हैं, कितने भाग में डिवाइड किया गया है, इसका हम यहाँ पर पूरी तरह से अध्ययन करेंगे। वायुमंडल पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊंचाई में फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये संपूर्ण पृथ्वी है। पृथ्वी की सतह से, जैसे हम पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊंचाई में ये जो गैसीय आवरण जो गैसों से कवर्ड है, इस एरिया को वायुमंडल कहते हैं। देखिए जैसे ये पृथ्वी और इस पृथ्वी के चारों ओर के एरिया को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल गैसों का समूह है, अनेक गैसों का समूह है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैसें पाई जाती हैं? यहां पर हम देखें कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस होती है, इसके बाद क्रमशः कौन सी गैसें होती हैं। तो पहले तो हम ये एक लाइन में आपको ये बताएं, परिभाषा इसकी दें कि वायुमंडल किसे कहते हैं। पृथ्वी की सतह से, एक लाइन में सुनिए, पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर ऊंचाई में फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी की सतह से हजारों किलोमीटर फैले गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। एक लाइन में परिभाषा है, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। अनेक गैसों का, बहुत सारी गैसें हैं वायुमंडल में, अब अनेक गैसों का मिश्रण है, मिली हुई गैसें हैं। सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो देखिए जैसे कहा जाए नाइट्रोजन, वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज 78%। 78% नाइट्रोजन गैस है। इसके बाद दूसरी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 21% है। तीसरे नंबर में आर्गन है, आर्गन 0.93% आर्गन गैस है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अब देखिए जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन परीक्षा में कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस, नाइट्रोजन 78% है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितने परसेंट पाई जाती है? 21% ऑक्सीजन गैस है, दूसरे नंबर की गैस है। तीसरे नंबर की अक्री गैस, अक्री गैस में आर्गन, आर्गन 0.93% आर्गन गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है। इसके अलावा
और भी गैसें हैं, देखिए क्रम से आपको याद रखना होगा। इसके बाद नियान, हम इसी के क्रम में ही चलेंगे। अगले क्रम की गैस है नियान। नियान 0.018% है। तो इस तरह से हमें क्रमशः गैस याद रखना होगा। नाइट्रोजन 78%, दूसरे नंबर की ऑक्सीजन 21%, तीसरे नंबर की गैस है आर्गन 0.93%, चौथे नंबर की गैस है कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, और फिर नियान 0.018% है। और भी गैसें हैं, ये क्रम आपको याद रखना होगा। जैसे हम यहां पर देखें कि वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का समूह है। जैसे हम कहें नाइट्रोजन देखिए 78% है। फिर दूसरे नंबर की गैस है ऑक्सीजन 21%। इनका दोनों गैसों का योग 99% है। पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में 99% किन दो गैसों का योगदान है। नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन गैसों का योगदान। बचा 1%। तो 1% में आप ये देख रहे हैं कि आर्गन तीसरे नंबर की गैस है और आर्गन 0.93%, यानी कि 1% से कुछ कम 0.93% है। 0.93% यहां पर हम देख लें, आर्गन 0.93%। तो इस तरह से इन तीन गैसों का योगदान ज्यादा है। लेकिन आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में कितने %? कार्बन डाइऑक्साइड गैस 0.03% है। अब देखिए, जैसे कहा जाए कि वायुमंडल, जो पृथ्वी का वायुमंडल है या वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं वो जीवन के अनुकूल है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर वायुमंडल में ना होती तो जीवन संभव होता ना होता, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वनस्पतियां, जितनी भी वनस्पतियां हैं, ये अपना भोजन बनाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। प्रकाश संश्लेषण करने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल, 4 चीजों से वनस्पतियां अपना भोजन बना पाती हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ना होती तो वनस्पतियां अपना भोजन नहीं बना पाती, और उन्हीं वनस्पतियों से ऑक्सीजन हम लोगों को मिलती है। तो इस तरह से जीवन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी अनुकूल है। लेकिन अगर वायुमंडल में 0.03% से ज्यादा अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ेगी तो ये हानिकारक भी है। यह तापमान, ग्लोबल वार्मिंग में यह बढ़ाती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। जैसे हम कहें कि जिस क्षेत्र में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा है वह प्रकाश का परावर्तन कम होता है या प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कार्बनिक गैस भी कहते हैं, कार्बनिक गैसें होती हैं। अब हम यहां कहें कि वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है, पूरा वायुमंडल गैसों का समूह है। उसी वायुमंडल में धूल कण भी पाए जाते हैं। धूल कण, वायुमंडल में धूल कण भी पाए जाते हैं, और यही धूल कण डस्ट, धूल कण सूर्य के प्रकाश से प्रकिरण करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं।
जिससे आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जैसे क्वेश्चन पूछा गया कि आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है, क्योंकि आकाश में धूलकण पाए जाते हैं, वायुमंडल में धूलकण पाए जाते हैं और ये धूलकण सूर्य के प्रकाश से प्रकीर्ण करते हैं, स्कैटरिंग करते हैं, जिससे आकाश नीले रंग का दिखाई पड़ता है। अगर धूलकण नहीं होते, वायुमंडल नहीं होता, धूलकण भी नहीं होते, तो आकाश काला दिखाई पड़ता। जैसे हम कहें कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, तो चंद्रमा से आकाश काला दिखाई पड़ता है। क्यों दिखाई पड़ता है काला? क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल में धूलकण नहीं है, धूलकण ना होने के कारण प्रकीर्ण नहीं हो पाता, जिससे आकाश काला दिखाई पड़ता है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल से हम ऊपर चले जाएं तो आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा? काला दिखाई पड़ेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि चंद्रमा से आकाश कैसा दिखाई पड़ता है, अगर हम पृथ्वी के वायुमंडल से हम ऊपर चले जाएं तो आकाश कैसा दिखाई पड़ेगा, या पृथ्वी की सतह से आकाश नीला क्यों दिखाई पड़ता है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वायुमंडल में धूलकण होने से प्रकाश के प्रकीर्ण के द्वारा आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब हम यहां देखें कि वायुमंडल, अगर कहा जाए कि वायुमंडल आज प्रदूषित हो रहा है, प्रदूषित होने का कारण क्या है? मानव की आर्थिक क्रियाएं, मानव की आर्थिक क्रियाओं के द्वारा। अब मानव की आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? उद्योग, इंडस्ट्री, मोटर वाहन, या तमाम, ये भी कह सकते हैं कि जब से मानव को आग का ज्ञान हुआ तब से कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन होना शुरू हो गया। जब धुआं के साथ में कार्बनिक गैसें वायुमंडल में पहुंच रही हैं, दिनों दिन इंडस्ट्रियां बढ़ रही हैं, मोटर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इनसे कार्बनिक गैसों की मात्रा वायुमंडल में अधिक पहुंच रही है। ये कार्बनिक गैसें विषैली गैसें होती हैं। इन कार्बनिक गैसों की अधिकता होने से, वायुमंडल में जब कार्बनिक गैसें अधिक हो रही हैं तो सूर्य का प्रकाश तो पृथ्वी की सतह पर आता है, लेकिन जो पृथ्वी की सतह से परावर्तित प्रकाश कम होता है, कार्बनिक गैसों के कारण सूर्य के प्रकाश का परावर्तन कम हो जाता है, पार्थिव विकिरण कम हो जाता है, जिससे पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे हम ये कहें कि कार्बनिक गैसें कौन कौन सी हैं, या कार्बनिक गैसें या विषैली गैसें क्या हैं, कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन के स्रोत क्या हैं। देखिए यहां पर कार्बनिक गैसें हैं, कार्बनिक गैसें हैं। कार्बनिक गैसों में हम देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन कैसे होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन सीधी सी बात है, कोयला के जलाने से, कोयला के जलाने से, कोयला जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भी कोयला के जलाने से निकलती है, कोयला के जलाने से। अब देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं, दम घोटू गैस, दम घुटने लगता है। कहते हैं कि कोयले की जलती हुई अंगीठी बंद कमरे में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है और यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन से क्रिया करके जो ऑक्सीजन की कमी कर देती है, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी करती है, जिससे ऑक्सीजन कम होने से मृत्यु हो जाती है, दम घुटता है, मृत्यु हो जाती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को दम घोटू गैस भी कहते हैं। इसके बाद जैसे कहें सल्फर डाइऑक्साइड गैस, सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेट्रोलियम के जलाने से, पेट्रोलियम के जलाने से, मीथेन गैस CH4, मीथेन गैस देखिए जैसे गोबर या ये कह सकते हैं कि पशुओं की जुगाली से, पशुओं की जुगाली का मतलब होता है जो मुंह चलाते हैं अपने चारा पचाने के लिए, और उनके मुंह चलाने से जो झाग निकलता है उसी झाग से मीथेन गैस भी निकलती है। या यह कहें दलदली भूमि, जहां दलदल होते हैं या गंदा पानी भरा होता है, जैसे गंदे नाले से भी मीथेन गैस निकलती है। जैसे कहा जाए कि गंदे पानी या गंदा नाला से बुलबुले निकलते हैं, वो बुलबुले में मीथेन गैस होती है। इसके अलावा जैसे कहें धान का खेत, धान के खेत से भी मीथेन गैस निकलती है। जैसे दीमक की बांबी का मतलब होता है घरौंधा, जो मिट्टी का घरौंधा बना लेती है दीमक, उससे भी मीथेन गैस निकलती है। तो इस तरह से मीथेन गैस के क्या क्या स्रोत हैं, कहां कहां से मीथेन गैस निकलती है, जैसे गोबर कहें या मलमूत्र या पशुओं के बांधने वाले स्थान से या पशुओं की जुगाली करने से या दलदली भूमि से या धान के खेत से, दीमक की बांबी से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इसके अलावा और भी देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड एरोप्लेन के धुआं से अधिकांशतः नाइट्रस ऑक्साइड गैस निकलती है। CFC का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC का फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को CFC गैस, जिसमें क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन का योगदान होता है। CFC गैस जैसे AC, रेफ्रिजरेटर, कोल्ड स्टोरेज, प्लास्टिक के झाग। अगर हम प्लास्टिक को जलाते हैं, प्लास्टिक के प्लास्टिक के झाग से निकलती है। या इसके अलावा पेंट, पॉलिश, सौंदर्य प्रसाधन
सौंदर्य प्रसाधन जितना आपका मेकअप का सामान है, ब्यूटिशियन, जैसे नेल पॉलिश, लिपस्टिक, फेस क्रीम, इनसे भी CFC गैस निकलती है। तो CFC गैस के स्रोत क्या हैं? AC है, रेफ्रिजरेटर है, प्लास्टिक के झाग है, पेंट है, पॉलिश है, सौंदर्य प्रसाधन, इनसे CFC गैस निकलती है। तो आप ये जान गए कि वायुमंडल में कार्बनिक गैसें कौन कौन सी हैं और वो कार्बनिक गैसों के निकलने का स्रोत क्या है। अगर ये कार्बनिक गैसें अधिक से अधिक मात्रा में वायुमंडल में पहुंच जाएं, तो देखिए जैसे पृथ्वी की सतह में सूर्य का प्रकाश आता है और वही सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी की सतह से परावर्तित होता है तो कार्बनिक गैसों के द्वारा प्रकाश का परावर्तन कम होता है या या कह सकते हैं कि नहीं हो पाता है, जिससे तापमान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पृथ्वी का तापमान निरंतर लगातार बढ़ रहा है। ऐसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यहां पर हम देखें कि इसके अलावा भी, कार्बनिक गैसों के अलावा भी, सूर्य के प्रकाश जो पृथ्वी से परावर्तित होता है उसमें बादल, क्लाउड, या ये कह सकते हैं कि जलवाष्प, अगर बादल भी हैं, जलवाष्प की मात्रा भी वायुमंडल में ज्यादा है तो पार्थिव विकिरण कम होगा। जैसे कहते हैं कि स्वच्छ आकाश की अपेक्षा बादलों वाली रात ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश तो आता है। जो लघु तरंगे हैं सूर्य की वो तो पृथ्वी की सतह पर आती हैं, लेकिन पृथ्वी की सतह से दीर्घ तरंगे, लॉन्ग वेव्स या दीर्घ तरंगे या पार्थिव विकिरण कम हो पाता है, जिससे स्वच्छ आकाश की अपेक्षा बादलों वाली रात गर्म होती है। जैसे बादल छाए हैं तो सूर्य का प्रकाश तो आएगा, लेकिन पृथ्वी से जो परावर्तित प्रकाश कम हो पाएगा, जिससे तापमान अधिक हो जाएगा। लेकिन क्या जलवाष्प एक कार्बनिक गैस की तरह है? नहीं, हम जलवाष्प को कार्बनिक गैस नहीं कहते, लेकिन ग्रीन हाउस गैस कह सकते हैं। ग्रीन हाउस गैस। अब देखिए ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं। ग्रीन हाउस गैस में अगर आप देखें तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प भी है, जलवाष्प भी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, मीथेन गैस है। ये सभी चीजें देखिए, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, मीथेन, ये सभी गैसें क्या हैं? ग्रीन हाउस गैसें। यहां हम जो आज वायुमंडल चैप्टर पढ़ा रहे हैं, वायुमंडल से क्वेश्चन हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे IAS, PCS, SSC या CTET, UP टेट, सुपर टेट या BDO, जितनी लेखपाल, जितनी भी परीक्षाएं, क्योंकि जो वायुमंडल का ये जो चैप्टर है ये इन्वायरमेंट, पर्यावरण से संबंधित है और इन्वायरमेंट से यहां पर क्वेश्चन बनते ही हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है वायुमंडल। इसमें
एक दो क्वेश्चन मिलना है। हो सकता है कि इन्वायरमेंट की संख्या क्वेश्चनों की ज्यादा हो तो हो सकता है 2 से 4 क्वेश्चन तक भी मिल सकते हैं। यहां पर आपको इस वायुमंडल के पढ़ने के लिए आपको टारगेट टाइम्स जो पेपर फॉर्मेट आपका है भूगोल का, उसमें भी पूरा विस्तृत वर्णन किया गया है जो हमारा लिखा हुआ है। और इस वीडियो लेक्चर में भी आपको बहुत सारी चीजें जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं यहां पर अध्ययन किया जा रहा है। इसलिए यह परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसमें ग्रीन हाउस गैस इसका नाम क्यों दिया गया? ग्रीन हाउस, हरे कांच का घर। हरे कांच का घर अगर बना दिया जाए, हरे कांच के घर में सूर्य का प्रकाश तो आ जाएगा। हरे कांच का घर, जैसे कह दीजिए हरे कांच का घर है, तो इस हरे कांच के घर में सूर्य का प्रकाश तो आ जाएगा, पृथ्वी की सतह या घर के अंदर तक प्रकाश तो आ जाएगा, लेकिन प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा, जिससे हरे कांच के घर का तापमान अधिक हो जाएगा। जैसे रूस में वहां कोल खोज और सो खोज, वहां कृषि पद्धति है। कोल खोज और सो खोज का मतलब है कि वहां तापमान कम होता है। नवंबर के महीने में, जनवरी के महीने में तापमान रूस में बहुत कम होता है। रूस है, कनाडा है, तापमान कम होने से वहां फसल का उत्पादन नहीं किया जा सकता। वहां हरे कांच के घर बनाए जाते हैं, कृषि फार्म जो हरे कांच के घर बनते हैं, जिसमें सूर्य का कुछ बहुत प्रकाश उस घर के अंदर पहुंचता है, लेकिन उस घर के प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, जिससे तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। और फसल उत्पादन के लिए तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का होना अनिवार्य है। तो उस हरे कांच के घर से यह, जिस तरह से हरे कांच के घर में सूर्य के प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाता, उसी तरह जलवाष्प, अगर बादल छाए हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अगर वायुमंडल में अधिक हो रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC गैस, मीथेन गैस, इन गैसों की मात्रा अगर वायुमंडल में ज्यादा हो रही है तो प्रकाश तो आएगा, लेकिन पृथ्वी से परावर्तन प्रकाश कम होगा, या जो पृथ्वी से जो प्रकाश का विकिरण या परावर्तन कम हो पाने से तापमान पृथ्वी का निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी प्रक्रिया को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ग्रीन हाउस गैस में जलवाष्प का भी योगदान होता है। अब इसके बाद हम ये देखें कि जैसे यहीं पर हम थोड़ा सा ये चर्चा किए लेते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर जिस क्षेत्र में ज्यादा होगी वहां तापमान ज्यादा होगा। जैसे कहते हैं कि रात्रि में पेड़ पौधों के नीचे, वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। रात्रि में वृक्षों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात्रि में वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं, दिन में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं और रात्रि में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं। जैसे सपोज करें कि ठंडी के समय अगर हम खुले मैदान में खड़े हैं, लेकिन अगर हम वृक्ष के नीचे आ जाते हैं तो हमें थोड़ा ठंडी से राहत मिलती है, हमें वृक्ष के नीचे गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड गैस अधिक छोड़ रहा है और उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके चारों ओर होने पर
प्रकाश का या पार्थिव विकिरण का परावर्तन कम हो रहा है, जिससे खुले जगह की अपेक्षा वृक्ष के नीचे तापमान अधिक महसूस होता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा है। जैसे हम ये कहें कि किसी नगर, महानगर या औद्योगिक नगर में तापमान अधिक होता है, ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा किसी महानगर का तापमान अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि महानगर या औद्योगिक नगरों में कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है। इसे ऊष्मा द्वीप कहते हैं। ऊष्मा द्वीप, हीट आइलैंड। ऊष्मा द्वीप किसे कहते हैं? महानगर, महानगरों या औद्योगिक नगरों, औद्योगिक नगरों को ऊष्मा द्वीप कहते हैं, क्योंकि इनमें कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन अधिक होता है। अगर हम किसी महानगर में जाते हैं तो वहां तापमान ग्रामीण क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि वहां कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन अधिक होता है, इंडस्ट्रियां हैं, मोटर वाहन हैं, इसलिए वहां तापमान का परावर्तन, पार्थिव विकिरण का परावर्तन कम हो पाता है। उसी तरह यह वायुमंडल में कार्बनिक गैसें अधिक होने से, प्रकाश का परावर्तन कम होने से, ऊष्मा या तापमान की मात्रा बढ़ जाने से वैश्विक भूतापन, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, तो यहां पर कहा जाए कि ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण क्या है। इसमें ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण आप जान गए हैं, कार्बनिक गैस है। इन कार्बनिक गैसों के स्रोत क्या हैं, इसमें तो ऐसे भी लिखा जा सकता है। एनवायरनमेंट में आपका वायुमंडल का भी एक चैप्टर लेकर के आप इसमें ऐसे निबंध भी लिख सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग होने का कारण क्या है, इससे होने वाले दुष्प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में आप पूरा लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक भूतापन, मानव की आर्थिक क्रियाओं के बढ़ने से वायुमंडल में कार्बनिक गैसों की मात्रा दिनों दिन बढ़ रही है और सूर्य के प्रकाश पृथ्वी की सतह पर आता है, लेकिन प्रकाश का परावर्तन न होने से पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण क्या हैं? कारण औद्योगिक, उद्योग, इंडस्ट्री, मोटर वाहन या कार्बनिक गैसों की मात्रा बढ़ने के स्रोत क्या हैं, कहां कहां से कौन सी कार्बनिक गैसें बढ़ रही हैं, ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। विस्तृत एक निबंध के रूप में भी आप लिख सकते हैं। बहरहाल आगे हम देखें कि ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक किस गैस का योगदान होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 40% योगदान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का होता है। ग्लोबल वार्मिंग में सबसे ज्यादा कौन सी गैस का योगदान होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का योगदान होता है। फिर दूसरे नंबर में मीथेन गैस, CH4, मीथेन गैस का योगदान 20% होता है। अब यहां पर हम ये देखें कि इन कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन कौन से देश विश्व में कर रहे हैं। सर्वाधिक देश या सर्वाधिक कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन करने वाले देश कौन कौन से हैं। यहां पर आप देखें कार्बनिक गैसों के
सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाले क्रमशः देश कौन कौन से हैं? पहला देश है चाइना। चीन पूरे विश्व के कार्बनिक गैसों का 24% योगदान है। सर्वाधिक कार्बनिक गैस का उत्सर्जन करने वाला देश चीन है। दूसरे नंबर में यूएसए 14% योगदान दे रहा है। तीसरा देश यूरोपीय संघ का योगदान 10% है। और इन तीन के क्रम में फिर चौथा अपना भारत 7% का योगदान है। अब यह कहा जाए कि इन कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन में सर्वाधिक किस देश का योगदान है? तो चाइना 24% योगदान है। दूसरा देश यूएसए 14% है। फिर यूरोपीय संघ मिलकर के 10% इनका योगदान है। और भारत चौथा नंबर पर 7% योगदान है। ये आपका क्रम। अब कार्बनिक गैसों में उत्सर्जन करने में चीन, यूएसए, यूरोपीय संघ और भारत जैसे कहते हैं कि कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। विकसित देश कह रहे हैं कि विकासशील देश के द्वारा कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन सर्वाधिक हो रहा है। अब विकासशील देश में देखिए, जैसे चीन सबसे ज्यादा 24% कर रहा है। लेकिन विकासशील देश आरोप लगाते हैं विकसित देशों के ऊपर कि सर्वाधिक कार्बनिक गैसों का योगदान विकसित देशों का है। विकसित देश सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो विकसित देशों में भी है, देखिए जैसे यूएसए भी 14% योगदान। तो एक विकासशील देश और एक विकसित देश। कहा जाता है कि कार्बनिक गैसों के उत्सर्जन में कटौती की जाए, कमी की जाए। अब कमी करने का तरीका क्या हो सकता है कि कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन कम किया जाए? कोयला जला करके बिजली बनाते हैं, कोयला न जला करके गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का प्रयोग किया जाए। गैर परंपरागत जैसे पवन ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है या परमाणु ऊर्जा, इनसे अगर बिजली बनाई जाए, इनसे इंडस्ट्री बिजली बना करके इनसे इंडस्ट्रियां चलाई जाए। मोटर वाहन पेट्रोलियम का प्रयोग कम करके सीएनजी गैस, एलपीजी गैस या कहा जाए हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस एक भविष्य का ईंधन है, एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन है। हाइड्रोजन गैस से विश्व में चलने वाली पहली ट्रेन कोराडिया आइलैंड जर्मनी में चलाई जा चुकी है। कोराडिया आइलैंड ये ट्रेन का नाम है। ये जर्मनी में चलाई गई है। तो हाइड्रोजन से चलने वाली विश्व की पहली ट्रेन कोराडिया आइलैंड। तो हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाए। तो ये जो कर कौन सकते हैं, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन का प्रयोग कौन कर सकता है? विकसित देश। क्योंकि गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन एक महंगी टेक्नोलॉजी है और इस महंगी टेक्नोलॉजी का प्रयोग विकसित देश कर सकते हैं। चाहे तो विकसित देश कार्बनिक गैसों में कटौती कर सकते हैं, अधिक से अधिक कर सकते हैं। जैसे कहें कि यूएसए 14% कर रहा है कार्बनिक गैसों का उत्सर्जन, तो ये 14 से बहुत कम कर सकता है क्योंकि वहां जनसंख्या भी कम है।
संसाधन अधिक हैं, कह सकते हैं कि विकसित देश है, धनी देश है, गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग कर सकता है, कार्बनिक गैस में कटौती कर सकता है, लेकिन फिर भी 14% कार्बनिक गैस का उत्सर्जन करने में योगदान यूएसए का है। यूरोपीय संघ भी 10% कर रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि विकसित देश कार्बनिक गैसों का सर्वाधिक उत्सर्जन करते हैं। इसमें कई बार या बहुत सारे सम्मेलन या विश्व मंच पर कार्बनिक गैसों की कटौती की चर्चाएं होती हैं, लेकिन वह कार्बनिक गैसों में कटौती कोई देश नहीं कर रहा है और ना ही करने के लिए तैयार है, जिससे आज की स्थिति देखी जाए कि कार्बनिक गैसों के बढ़ने से लगातार ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। अब यहां पर हम कहें कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वैश्विक भूतापन बढ़ रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग से समस्याएं क्या हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं और इसी समस्या से आज तमाम प्रकार की समस्याओं से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। देखिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित समस्याएं हैं। ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित समस्याएं। निम्नलिखित समस्याएं कौन कौन सी हैं? पहली समस्या तो है ग्लेशियरों का पिघलना। ग्लेशियरों का पिघलना। अब ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो क्या समस्या है? ग्लेशियर पिघलने से क्या समस्या है, पहले हम इसमें चर्चा कर लेते हैं। ग्लेशियर अगर पिघलेंगे तो देखिए, जैसे किसी भी प्लेट का एक संतुलन होता है, जियो बैलेंस, और उस संतुलन के बिगड़ने से, जैसे कहें कि कोई पर्वतीय क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र है और कहीं समुद्र है, लेकिन इस प्लेट का एक अपना संतुलन है। अगर किसी पर्वत से बर्फ पिघल जाए तो बर्फ सहित उसका संतुलन बना हुआ है। जैसे कहें कि हिमालय पर्वत से अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और पिघल करके नदियों के द्वारा हिंद महासागर में पानी जा रहा है, तो हिमालय क्षेत्र में बर्फ पिघल जाए और हिमालय का पानी पूरा हिंद महासागर चला जाए, तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उत्तर की ओर कई प्लेट हल्की होने पर, भार कम होने पर ऊपर उठने लगेगा और हिंद महासागर की ओर प्लेट नीचे दबने लगेगी, यानी कि संतुलन बिगड़ेगा और यह लंबे समय पर देखने को मिलेगा और भूकंप जैसी स्थिति बन सकती है। भूकंप में हमने बताया है कि भू असंतुलन, इससे भी भूकंप आने का कारण होता है। तो अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे और ग्लेशियर पिघलने के बाद पानी समुद्र में जाएगा तो उस समुद्र का तल ऊंचा होगा। तो दूसरा कारण है समुद्र का तल ऊंचा होना। समुद्र का तल लेवल ऊंचा होना। अब देखिए, दोनों चीजों में समस्याएं हैं। अगर ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो देखिए, जो संपूर्ण पृथ्वी में, अगर हम यहां देखें कि संपूर्ण पृथ्वी का जितना भी जल भाग है, 100% जो पानी है, उस 100% जल का 97%
97% जल समुद्र में है, समुद्री पानी है, समुद्री जल, खारा जल है, और 3% पानी स्वच्छ जल है, स्वच्छ जल। अब देखिए पूरी पृथ्वी का जो स्वच्छ जल है वो 3% है। अब यहां पर हम ये देखें कि जो संपूर्ण स्वच्छ जल का 99% पानी ग्लेशियरों में है, ग्लेशियर में है, और 1% पानी, यहां पर आप लिख सकते हैं 1% पानी नदी, तालाब, झील, जो मीठे जल की झीलें हैं, झील, पोखर, नदियां, कहीं भी वहां पर है। तो ये कह सकते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी के स्वच्छ जल का 99% पानी ग्लेशियरों में जमा है और 1% पानी नदी, तालाब, झील, गर्भजल, अंडरग्राउंड वाटर, इनमें है। तो अगर 99% पानी, स्वच्छ जल का 99% पानी ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र में चला जाएगा तो पीने वाला पानी भी कम हो जाएगा, पूरा स्वच्छ जल खारे जल में बदल रहा है, समुद्र तल धीरे धीरे ऊपर उठेगा, तो जो समुद्र के तटीय देश हैं वह डूबने का खतरा है, डूब जाएंगे। ये कह सकते हैं कि ग्लेशियरों के पिघलने या समुद्र तल के ऊंचा होने से समस्याएं हैं। तीसरी समस्या है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन। अब जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्लाइमेट चेंज होने से जैसे कहें कि तापमान अधिक हो रहा है, तापमान अधिक होने से सामान्य से भी अधिक हो रहा है, समय से पहले ही गर्मी या गर्मी से अधिक तापमान, दिनों दिन अधिक तापमान का बढ़ना। अगर तापमान अधिक हो जाए तो ऐसा नहीं है, मानसून तो आएगा, वर्षा होगी, लेकिन हो सकता है कि कहीं पर बाढ़ की स्थिति आ जाए, कहीं पर सूखा की स्थिति हो जाए। अपने भारत में ही देख लें कि कहीं 50% हिंदुस्तान बाढ़ से बर्बाद हो जाता है और 50% हिंदुस्तान सूखा से प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थितियां बनेंगी। समय, तापमान अधिक होने से आम में बौर भी जल्दी आ जाती है। तो इस तरह से ये कह सकते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग से समस्याएं कौन कौन सी हैं? ग्लेशियरों का पिघलना, समुद्र तल का ऊंचा होना, जलवायु परिवर्तन होना, इन समस्याओं में भी समस्याएं। तो ये ग्लोबल वार्मिंग की निम्नलिखित समस्याएं हैं। इसके अलावा हम ये देखें कि इन कार्बनिक गैसों की समस्याएं जो अधिक हो रही हैं, तो हमने आपको बता चुके हैं कि कार्बनिक गैसों में कटौती करना है। उसमें तमाम चीजें और भी जोड़ना होगा कि इंडस्ट्रियों में किस तरह से वहां कटौती की जाए, या मोटर वाहनों में जो कहा जाए कि पेट्रोलियम का प्रयोग करके सीएनजी गैस का प्रयोग किया जाए, या जो कार्बनिक गैसों के साथ धूल या कालिख प्रदूषण पहुंच रहा है उस पर भी रोक लगाया जाए। बैक फिल्टर, जो चिमनियों के, जो इंडस्ट्रियों की चिमनियों पर बैक फिल्टर का प्रयोग किया जाए। मोटर वाहनों के सिलेंसर में स्क्रैबर पेपर का प्रयोग किया जाए। तो ये कहा जाए कि प्रदूषण या प्रदूषण से समस्याएं, प्रदूषण रोकने के उपाय, ये सारी चीजें कार्बनिक गैसों के अंतर्गत हम शामिल कर लेंगे। अब हम आगे देखते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस या SO2
सल्फर डाइऑक्साइड गैस को क्रैकिंग गैस कहते हैं। क्रैकिंग गैस, क्रैक माने होता है तोड़ना, चटकाना, क्रैकिंग गैस कहते हैं। और क्रैकिंग गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जब पहुंचती है तो ये जल से क्रिया करती है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण करती है। जैसे मान लीजिए कि इस समय वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड गैस पहुंच रही है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस के क्या क्या स्रोत हैं, कहां से निकल रहे? पेट्रोलियम के जलाने से, मोटर वाहनों के धुआं से सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल करके वायुमंडल में पहुंचती है और वायुमंडल में जो जल वर्षा ऋतु में या जो वायुमंडल में जलवाष्प से क्रिया करके जब वर्षा होती है तो वह पानी सल्फ्यूरिक अम्ल घुलता है और जब वर्षा होती है तो वह पानी अम्लीय होता है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। और जब यही अम्लीय पानी वर्षा होने पर चट्टानों पर अम्लीय पानी गिरता है तो जिससे चट्टानें टूटने लगती हैं, क्रैक होने लगती हैं, चटकने लगती हैं। जैसे हम यहां बताएं कि जो आगरा का ताजमहल है, अम्ल वर्षा के प्रभाव से उसका संगमरमर चटक रहा है, टूट रहा है। जब इसमें परीक्षण किया गया, जांच की गई कि यहां संगमरमर टूटने का कारण क्या है, तो मथुरा रिफाइनरी इंडस्ट्री, मथुरा तेल शोधन कारखाना है और उस जो क्रूड ऑयल आता है, कच्चा तेल आता है, उसका रिफाइन किया जाता है और रिफाइन करने से भारी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड, हमने कहा ना पेट्रोलियम के जलाने से या सल्फर डाइऑक्साइड गैस पेट्रोलियम के जलाने से या क्रूड ऑयल के शोधन करने से, पेट्रोलियम शोधन करने से, रिफाइनरी इंडस्ट्री से सल्फर डाइऑक्साइड गैस की भारी मात्रा ऊपर वायुमंडल में जाती है और जब वर्षा होती है तो वही सल्फ्यूरिक अम्ल घोल वर्षा के साथ में अम्लीय पानी गिरता है और जब वही अम्लीय पानी संगमरमर को बदरंग कर रहा है, पीला कर रहा है या संगमरमर चटक रहा है, तो ये कह सकते हैं कि पूछा गया क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा होने का कौन सा गैस कारण होती है, किस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण अम्ल वर्षा होती है। तो ये कह सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस से अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा, एसिड रेनफॉल, अम्ल वर्षा। सल्फर डाइऑक्साइड प्लस पानी, सल्फ्यूरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रभाव से अम्ल वर्षा का होना। विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा कहां हुई? विश्व में सबसे पहले अम्ल वर्षा स्वीडन में 1972 में स्वीडन में इसका पता लगाया गया। सबसे पहले अम्ल वर्षा के बारे में जानकारी स्वीडन 1972 में। लेकिन ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा कहां, किस देश में होती है, तो विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे, सर्वाधिक अम्ल वर्षा पहला देश है नॉर्वे, दूसरा देश है स्वीडन, तीसरा देश है ब्रिटेन, चौथा देश है चीन, पांचवें नंबर में भारत। भारत में भी अम्ल वर्षा पांचवा देश है। तो विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा नॉर्वे में होती है। इसके बाद हम ये सारी चीजें देख चुके हैं कि वायुमंडल के बारे में हम अब ये अध्ययन करें कि वायुमंडल
को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? वायुमंडल ऊंचाई के अनुसार 5 भागों में विभाजित किया गया। देखिए, जैसे यहां हम पृथ्वी की सतह से अगर हम ऊंचाई में जाएं, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई में जाएं, तो ऊंचाई के अनुसार वायुमंडल को 5 भागों में विभाजित किया गया। पहला मंडल हो गया, फिर इसके बाद दूसरा, फिर इसके बाद तीसरा, फिर चौथा, फिर सबसे ऊपरी मंडल है 5वां। हम इस क्रम में देखें तो देखिए, पहले जो मंडल है, सबसे नीचे की जो मंडल है वायुमंडल का, इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर। दूसरा जो मंडल है इसको कहते हैं समताप मंडल, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरा मंडल है मध्य मंडल, मेसोस्फियर। चौथा मंडल है आयन मंडल, आयन मंडल, आयनोस्फियर। और सबसे ऊपरी मंडल जो है वायुमंडल, वायुमंडल एक्सोस्फियर। इस तरह से हम पृथ्वी की सतह से क्रमशः ऊंचाई पे जाएं तो पहला सबसे निचला परत है क्षोभ मंडल का, दूसरा समताप मंडल का है, तीसरा मध्य मंडल का है, चौथा आयन मंडल है, 5वां वायुमंडल या बहिर्मंडल है। इन 5 मंडलों का अध्ययन हम अगले क्रम में करेंगे। धन्यवाद।